तो चलिए आज हम इनकम टैक्स का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो देखते हैं। अब अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जेम्पशंस, दैट मीन्स एन इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। सो एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और अब हम देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। वैसे तो एग्जेम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं इनकम टैक्स के अंदर, बट ये दो जो है कुछ इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी जो छोटे छोटे एग्जेम्पशंस हैं उनको सेपरेट उनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं जोन्स, ये ऐसे ना कुछ स्पेसिफाइड एरियाज हैं जो हमारा गवर्नमेंट उसको डिमार्केट करती है, ताकि वहाँ पे कुछ एक तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को वो मोटिवेट कर सकें, और जो है उनको टैक्स बेनिफिट्स भी दें, ताकि वहाँ पे लोगों को नौकरी मिले और प्रोडक्शंस हो, और एक इकोनॉमी टाइप बाय जैसे पूरी कंट्री वर्क करती है वैसे वो जोन भी अच्छे से काम करे। इसीलिए उन जोन को डिक्लेयर कर देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है? सेक्शन 10AA। एसएससी कौन होंगे? ठीक है, हमेशा सबसे पहले ध्यान देना है कि एसएससी कौन होंगे। ये वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको जो लेटर है वो अप्रूव किया होगा बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर, डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, टू सेट अप अ यूनिट इन अ स्पेस इकोनॉमिक जोन यानी SEZ में। यानी कि ये एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनको डेवलपर कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया होगा, और वो अपना एक यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग हब वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑल द कैटेगरीज ऑफ एसएससीज। आपको आई होप डेफिनेशन याद होगी एसएससी की, तो तुरंत रिकॉल कर लेंगे। हर कैटेगरी के जो एसएससी हैं वो ड्राइव एनी प्रॉफिट और गेन from an undertaking, being a unit engaged in the manufacturing or production of article or things or provision of any service। यानी कोई सर्विस भी प्रोवाइड करा रहा है तो भी वो इसमें कवर्ड है। ठीक है, such SSA should be an entrepreneur referred to section 2J of the SEZ Act 2005, that is a person who has been granted a letter of approval by the development commissioner अंडर द सेक्शन 15 सब क्लॉज 9 ऑफ द एक्ट। अब एग्जाम में ये नहीं याद रहेगा तो चिंता नहीं करेंगे, बस आपको ऑल लिख देंगे। ऑल कैटेगरीज ऑफ एन एसएससी जिसको किसी भी प्रकार के प्रॉफिट या गेन हो रहे हैं अंडरटेकिंग से, जहाँ पे वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या प्रोविजन ऑफ द सर्विस में इन्वॉल्व है, प्रोवाइडेड वो एंटरप्रेन्योर जो SEZ एक्ट 2005 के अंदर अप्रूव है। सेक्शन नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए वरीड नहीं होना है। तो एलिजिबल एसएससी आपके ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल कंडीशंस क्या है? ठीक है, तो आप जब देखेंगे कि कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगे तो एग्जेम्पशंस अलाउ हो जाता है, एग्जेम्पशंस जो हैं क्लेम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ फिर हम रीड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली कंडीशंस क्या है कि जो यूनिट है SEZ में, जो यूनिट सेट किया है, ये एरिया है मानो SEZ और ये नॉर्मल एरिया है। यहाँ पे जो यूनिट है SEZ में, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो अगर, या प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक, या कोई तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही हो। ठीक है, तो जो यूनिट है वो बिगिन कर लेनी चाहिए अपना काम, चाहे सर्विस का हो या मैन्युफैक्चर का हो या प्रोडक्शन का हो। कब? ऑन और आफ्टर, यानी या तो उस दिन और उस दिन के बाद से, जब भी 1 अप्रैल 2005। ठीक है, लेकिन 31 मार्च 2021 तक। ये डेडलाइन क्यों दे देते हैं? लालच की भाई फटाफट सेटअप कर लो तभी तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, सो 1 अप्रैल 2005 के बाद से 31 मार्च 2021 तक। कई बार अमेंडमेंट में आते आते ये सारी डेट जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ फिर रीड करेंगे अपने। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? Unit in an SEZ begins to manufacture or produce article or thing or produce any services on or after 1st April 2005 but before 31st March 2021। ओके, नेक्स्ट क्या कंडीशन है? बार रखी है इन्होंने फॉर्मेशन स्टाइल की। ठीक है, एक कंडीशन रखी है फॉर्मेशन स्टाइल की कि ये स्प्लिट अप करके नहीं बना होना चाहिए। ठीक है,
ये बार रखिए, ये सेकेंड कंडीशन है, सब इसमें दिया हुआ है, हम आराम से देखेंगे, ठीक है। इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, यानी कोई बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो उसको तोड़ के नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन आपको एक पॉइंट पे पढ़ाऊंगी पीजीबीपी के अंदर, वहां पे आप नोटिस करेंगे सेक्शन 33B, उसके बारे में बस एक यहाँ पे पॉइंट लिंक कर रही हूँ, बाकी डिटेल में हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसलिए सिर्फ जितना बताऊं उतना समझेंगे, ज्यादा वरीड नहीं होंगे कि 33A भी है क्या, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है बिजनेस का, जो यूनिट लग रही है वो जो है स्प्लिट होके नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग कोई है उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मगर वो अगर रिवाइवल है अंडर सेक्शन 33B में तो अलाउड है, ठीक है। मींस इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, रिवाइवल अंडर सेक्शन 33B इज परमिटेड, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया पॉइंट 1 2। एक सेकेंड, आई होप आपको पॉइंट 1 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो कंडीशन है, मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बताई, एक सिर्फ टाइम से रिलेटेड, कब खड़ी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और कब तक के अंदर खड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या करनी चाहिए। दूसरी मैंने क्या बताई, फॉर्म कैसे हुई है वो बताई, ठीक। अब हम तीसरी जो कंडीशन पढ़ेंगे वो मशीनरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक। मशीनरी से रिलेटेड क्या मशीनरी है कि उसमें जो यूनिट वहां पे सेटअप हुई है, ठीक है, उसमें जो है ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो है प्रीवियसली यूज जो है वो नहीं यूज होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए यूज हुई हो तो उसको यहाँ पे नहीं लाना है। बट कुछ याद एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी मशीनरी अलाउड है, मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी जो इंपोर्ट की हो, ठीक है। अगर इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है तो वो आप वहां पे यूनिट में रख सकते हो, ठीक है। सच यूज प्लांट एंड मशीनरी इज इंपोर्टेड, ठीक। दूसरी कौन सी प्लांट एंड मशीनरी है, जो अपने देश में पहले यूज नहीं हुई हो, ठीक है, पहले अपने देश में नहीं यूज हुई, तो सच प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन इंडिया, नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। और थर्ड क्या है, नो डेप्रिशिएशन ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी इज अलाउड टू एनी पर्सन फॉर एनी असेसमेंट ईयर, or value of such an plant and machinery is less than 20% of the total value of the plant and machinery, तो वो भी अलाउड होगी, ठीक है। तो ये तीन तरीके की मशीनरी जो है अगर हमने अपनी एसईजेड यूनिट पे यूज की तो अलाउड है, अदरवाइज कोई भी यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो ये था थर्ड कंडीशन हमारा, थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एसएससी को गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है, यह जो सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है एसईजेड एरिया से, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, और किसी भी तरीके से भी करनी है। सो द एसएससी शुड हैव एक्सपोर्टेड द गुड्स और provided services out of India from the SEZ by land, sea, air or by any other mode, okay, whether it's a physical or otherwise, क्योंकि सर्विस है तो भाई वो तो फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं रखती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में। और लास्ट कंडीशन है ऑडिट की, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो ऑडिट होनी चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फॉर्म नंबर 56F, नॉट मैंडेटरी फॉर यू, अगर याद रहता है तो ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जो है इन फॉर्म नंबर 56F में सबमिट होनी चाहिए रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम यानी जो सालाना रिटर्न जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 कंडीशंस हो गई। तो चलिए अब हम रीड करें, आई होप आपको रिकॉल हो चुका होगा। जिससे भी एस्पिरेंट को इन 5 पॉइंट में कोई भी डाउट है ना, आप प्लीज पूछ लेंगे।
चलिए रीड कर लेते हैं. It has begun or been to manufacture, produce, article or thing or provided any services in any SEZ during the previous year relevant to assessment year 6-7 or any subsequent year but not later than assessment year 2021. यानी कि कब हो जाना है? On or after 1st April 2005 के बाद, बट बिफोर ईयर क्लोजिंग कौन सा है? 31st March 2021. ठीक है. It should not be formed by splitting up of or reconstruction of business already in existence. However, deduction will be provided if any undertaking being a unit is formed as a result of re-establishment, reconstruction or revival by SSC of the business of any undertaking in circumstances and within the specified period referred to section 33B. यानी मैंने क्या बताया था, जो 33B के अंदर है तो अलाउड है, ठीक है, फॉर्मेशन का स्टाइल, बट स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म में अगर हो रहा है तो नहीं अलाउड है. अब प्लीज सेक्शन 33B क्या है, आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसको रेफर करेंगे. और फिलहाल जिन स्टूडेंट्स के पास रेफरेंस बुक नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स की बार बार कॉल्स आ रही है कि उनके पास एट प्रेजेंट सिचुएशन में रेफरेंस बुक नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो आप पॉज कर लेंगे और ये मैंने आपके सामने स्क्रीन में रखा है, आप इसको पॉज करके रीड कर लेंगे. ठीक है, आई एम पॉजिंग यू फॉर अ मिनट फॉर यू टू रीड इट. सेक्शन 33B सिंपल रीडिंग करनी है, समझने की टेंशन अभी मत लेना, उसको पीजीबीपी में कवर करेंगे. ठीक है, जस्ट टेक अ 1 minute एंड गो थ्रू सेक्शन 33B. आई होप इट्स डन. एक्चुअली ये एक रिव्यू एस्पिरेंट का आया कि मैम बुक्स नहीं है और वी अंडरस्टैंड कि आप सारे सप्लीमेंट्री नोट्स भी नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज अभी तो चलिए न्यूमेरिकल है और कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो आप वीडियो को कुछ सेकंड तक पॉज कर दें ताकि हम लोग पॉज करके उसको रीड कर लें, तो फिलहाल के लिए वो काम चल जाए. जब बुक्स आएंगी तो आप बुक्स को एफोर्ड कर लेंगे. तो ये आइडिया मुझे अच्छा लगा जिस भी एस्पिरेंट ने दिया, थैंक यू सो मच. चलिए अभी इससे बहुत सारे एस्पिरेंट को भी शायद से हेल्प मिल जाएगी. नेक्स्ट कंडीशन है, it should not be formed by the transfer of machinery or plant previously used for any purpose to a new business. However, deduction under section 10AA will be available if total value of machinery or plant transfer does not exceed 20% of the total value of plant machinery used in the business. यानी कि वैसे तो ट्रांसफर अलाउड नहीं है, मगर इफ इन केस अगर प्लांट और मशीनरी की टोटल वैल्यू 20% से ज्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 20%, तो अलाउड हो जाएगा. ठीक है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी विच इज यूज्ड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन अदर देन द एसएससी shall not be regarded as machinery or plant other than SSC है. ठीक है, तो इंपोर्ट कराइए तभी तो. previously used for any purpose if the following conditions are satisfied. अभी तो मैंने आपको ऊपर ब्रीफ ये बताया कि अगर किस इंपोर्टेड मशीनरी लाए तो अलाउड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं. क्या कंडीशन है? सच प्लांट एंड मशीनरी वाज नॉट एट एनी टाइम यूज्ड इन इंडिया. भारत में कभी यूज नहीं होनी चाहिए. दूसरा, सच प्लांट एंड मशीनरी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया. और तीसरा क्या है? No deduction on account of depreciation has been allowed under this act in respect of such machinery to any person earlier for any prior period. यानी कि अगर कोई मशीनरी कोई और भी यूज कर रहा हो लेकिन उसने अपने भारत देश में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होगा, तभी वो यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड हो जाएगी उस एसईजेड यूनिट में यूज करने के लिए. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर.
ये जो कंडीशन है 20% वाली, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, इंपोर्ट वगैरह वाली पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया मैंने क्या रखा था, ऑडिट, ठीक। द एसएससी शुड बी फर्निश्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम, यानी इनकम टैक्स का रिटर्न, द रिपोर्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइंग दैट द डिडक्शन हैज बीन करेक्टली क्लेम्ड, यानी क्या क्या मैंने बोला, रिटर्न ऑफ इनकम जाएगा, रिटर्न ऑफ इनकम जाएगा, और ऑडिट रिपोर्ट जाएगा, द फॉर्म नंबर, देखिए आपके लिए याद करना जरूरी नहीं है, बस नॉलेज के लिए दे दे रही हूँ, 56F, ठीक है, रिटर्न इनकम के साथ ये जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगी, ऑडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी 5 कंडीशन हो गई। एक कि काम कब शुरू होगा, कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, फटाफट रिकॉल कर लो। दूसरा, फॉर्म कैसे होनी चाहिए। तीसरा, मशीनरी वाली कंडीशन। चौथा, एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, गुड्स से रिलेटेड, है ना, गुड्स से सर्विसेज से रिलेटेड। और पांचवा, ऑडिट का, ठीक है। वहां पे एक्सपोर्ट की कंडीशन को कंबाइन कर दिया गया आपके इसमें, तो इसीलिए 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, अदरवाइज है ये 5 पॉइंट्स, ठीक है। मैंने ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन किए हैं ताकि मेमोराइज्ड हो जाए, इसीलिए ये वीडियो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है कि बुक में सारी चीजें कंबाइंड हैं। हो सकता है आपका नजर नहीं जाए, आप मिस कर जाओ, क्योंकि एक्ट में कंबाइन है, ठीक है, क्योंकि लॉ में कंबाइन है, और हम यहाँ पे लॉ मेंशन किए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्राइटेरिया होती है कि मैम हमें एक्ट ही पढ़ना है, तो हम एक्ट ही रखें। लेकिन इस लेक्चर से आपको बेनिफिट क्या होगा, जो वेरियस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम ब्रेक करके आपको समझा देंगे, ठीक है। तो एक्ट में मिस भी हो जाए किसी स्टूडेंट से, लेकिन आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आई होप इट्स क्लियर। चलिए, अब हमने ये देख लिया कि एसएससी कौन है और उसकी 5 कंडीशन हमने देख ली है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि किस पीरियड के लिए कितना डिडक्शन अलाउड है। क्वांटम, पहले कैलकुलेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, फिर ये क्वांटम ऑफ द डिडक्शन देख लेंगे। स्पेस है, इसको यूज कर लेते हैं। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसको उसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब डिडक्शन तो तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग जो भी है उसका एक्सपोर्ट का टर्नओवर, जितना उसने एक्सपोर्ट किया हो यानी दूसरी कंट्री में भेजा हो, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, ठीक है। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या है, मैं टी से डिफाइन कर रही हूँ। एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होता है, जो भी एक्सपोर्ट की हो चीजों को, लेकिन विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, विद इन 6 months में होनी चाहिए, विद इन 6 month में होनी चाहिए टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। और इसमें से एक्सपोर्ट्स पे से जो रेवेन्यू मिला है आपको, या जो पैसे मिले हैं, जो कंसिडरेशन मिली है, उससे एक्सपेंस, उसके खर्चे माइनस कर देंगे। कैसे खर्चे होते हैं, फ्रेट होता है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस होते हैं, शिप का इंश्योरेंस होता है, गुड्स का इंश्योरेंस होता है ना, फिर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, तो ये सारे खर्चे माइनस होंगे, फिर ये जो आएगा ये आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बेसिक फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। अब क्वांटम कैसे होगा देख लेते हैं, पहले एक्सप्लेन करेंगे फिर रीड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर में, जो पहले 5 साल है, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर में क्या होगा, जिस ईयर में यूनिट जो है बिगिन कर रही है या तो मैन्युफैक्चर करना या प्रोड्यूस करना, ठीक है, 100% डिडक्शन मिलेगा ऑफ प्रॉफिट, ठीक, 100% डिडक्शन फर्स्ट 5 साल लगातार, ठीक। उसके बाद आते हैं सेकेंड 5 ईयर, यानी नेक्स्ट 5 ईयर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, 50% ऑफ द प्रॉफिट डिडक्शन अलाउड होगा, जो भी प्रॉफिट होगा। और उसके नेक्स्ट 5 ईयर यानी 15 साल तक का बेनिफिट है, उसके नेक्स्ट 5 ईयर भी 50% ऑफ द प्रॉफिट, और यहाँ पे पॉज है, ठीक है, 50% इन ऑफ द प्रॉफिट और अमाउंट इन रिजर्व व्हिचएवर इज लेस। रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व क्या होता है, कभी कभी ना अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो उससे बचने के लिए ना एक अकाउंट खोल देते हैं, ताकि हम हर साल या हर कुछ समय पे थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालते रहें।
ताकि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम उस पैसे का उपयोग कर सकें। जैसे आप लोग क्या डेली लाइफ में जो आपके पेरेंट्स होते हैं या आप लोग जो अर्नर्स हैं, वो अपनी इनकम से पूरे 100 रुपए कमाए तो थोड़ी नहीं खर्च करते। आप 20 रुपए उसको रिजर्व रखते हैं, किसी सेविंग में रख देते हैं, कोई एफडी करा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो वो रिजर्व हो गया आपका कि अनफोर्सिन फॉर गॉड सिकनेस सिचुएशन आ जाए, अगर आ जाती है तो आप उस रिजर्व को यूज करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट 5 ईयर में 100%, नेक्स्ट 5 ईयर में 50% ऑफ द प्रॉफिट, उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स में 50% ऑफ द प्रॉफिट और अमाउंट इन रिजर्व whichever is lower। ये अलाउ जाएगी डिडक्शन। चलिए रीड कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर which begins to manufacture or produce any article or thing provided any service in the SEZ on or after 1st April 2005 shall be allowed as deduction। allow हो जाएगा deduction कितना? 100% of the profit and gain derived from export of such article or thing or services for a period of 5 consecutive लगातार assessment year beginning with the assessment year relevant to a previous year in which the unit begins to manufacture or started its service। ठीक है। तो continuously 5 साल तक का 100% प्रॉफिट का डिडक्शन अलाउड है। डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन और एग्जम्पशन में मैंने डिफरेंस बता दिया है ऑलरेडी, तो तुरंत दिमाग लगा लो कि डिडक्शन क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद 50% ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन फॉर फर्दर 5 years। ठीक। फिर so much of the amount not exceeding 50% of the profit debited to the P&L account of the previous year। Deduction is to be allowed and credited to a reserve account to be utilized in a manner laid down for next 5 consecutive year। ठीक है। सो प्रोविजन में क्या बोलता है कि उसको ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट में। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन फॉर फर्दर 5 years आफ्टर 10 years। यानी ये जो थर्ड कंडीशन है इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, अभी लॉन्ग कट में आपको बस और डिटेल में बता देगा कि रिजर्व क्या है, पहले उसमें पैसे डालने हैं, ठीक है, फिर उसको किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं रिजर्व को, फिर किस किस पर्पस में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको मैं पॉज कर ले रही हूँ। वैसे ये यूपीएससी के व्यू पॉइंट में नहीं है काम का, बट आपकी अगर इच्छा है तो एक बार रीडिंग कर लो। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास कॉमर्स अचीवर की बुकलेट है उनकी बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है। देखिए मैं आपके सामने रीड करती हूँ, तो आई होप आपको यहाँ पे एक तरीके से रीडिंग प्रैक्टिस भी हो रही है। जिन स्टूडेंट्स को कोई क्लॉज रीड करने में भी दिक्कत है ना, तो वो आप पूछ लेंगे मुझसे। ठीक है। क्योंकि रीडिंग करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द बुक, आप क्वालिफाई तो कर लोगे, प्लस क्या ना इम्पोर्टेंट ये एग्जाम हॉल में ये होता है कि आपकी जब रीडिंग हैबिट स्ट्रांग हो गई ना, तो एग्जाम हॉल में भी आपकी क्वेश्चन रीडिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान जाएगा, और आपके अभी जीएस पेपर में भी आप शब्दों पे बहुत अच्छे से फोकस करना शुरू कर दोगे। ठीक है। और प्लस आपके फ्यूचर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है। आई एम इट्स डन। चलिए इसमें कंपटीशन बताया कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला आपको डिस्कस किया है। ठीक है। तो क्या है? प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और थिंग और सर्विसेज shall be amount which bears to the profit of the business of the undertaking, being the unit the same proportion of the export turnover in respect of such article or thing। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बता दिया गया है प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन एसईजेड का, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट इन एसईजेड और टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट इन एसईजेड। यानी कि जो एसईजेड एरिया में यूनिट है सिर्फ उसी का एक्सपोर्ट टर्नओवर लेना है, ये नहीं कि कोई और कहीं पे भी यूनिट लगा दिए सबका एक्सपोर्ट टर्नओवर ले, नहीं, जो केवल एसईजेड यूनिट है। ठीक है। एक्सपोर्ट की टर्न मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, एक बार क्विक रीडिंग कर लेना। ठीक है।
ठीक है। चलिए, आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, प्रोविजन क्लियर हो गया। देखिए, एक सेपरेट न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आप लोग को शेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप उस न्यूमेरिकल को देख लेंगे। इन केस आपके पास कोई डाउट आता है या आपको वो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। और जिनके पास बुक है, आपके पास कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल मैंने और दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। वो भी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि आप साइमल्टेनियसली उन न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे और कोई डाउट है तो आप उसको पूछ करके तुरंत क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यूपीएससी के व्यू पॉइंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। यूपीएससी से अभी तक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन नहीं आए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया है बेसिक, जितना मैंने कवर कराया है और जिसका वीडियो मैंने आप लोग को शेयर किया है। सिर्फ बेसिक लेवल ही क्वेश्चन आता है और शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं सीसेट पे। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, सपोज आंसर राइटिंग है तो सबसे पहले वेटेज देखना है कि कितने वर्ड्स लिखने हैं और कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर मानिए ज़्यादा वेटेज है तो मैं आपको कहूँगी कि आप सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें कैसे आंसर राइटिंग करनी है एक ब्रीफ बता दे रही हूँ, ठीक है। ताकि थोड़ा सा अभी आप हम ना धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें सीखते जाएंगे, जैसे कि हम अपने एग्जाम हॉल में उसको कैसे पुट करना है। तो सबसे पहले आपको SEZ के बारे में एक ब्रीफ 1-2 लाइन बता देंगे कि एक यूनिट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप बता देंगे कि ये सेक्शन 10AA में कवर होता है और आप ये बता देंगे कि इसमें एग्जेम्पशन मिलता है। और फिर आप 1-2 लाइन एग्जेम्पशन, सिर्फ 1 से 2 लाइन एग्जेम्पशन क्या होता है कि अमाउंट जो है हमारी टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होता है और वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता है और वो कवर्ड हो जाता है सेक्शन 10AA में, यानी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, SSC कौन एलिजिबल है, एलिजिबल SSC कौन है ये बता दिया। सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिफाइन कर दिया SEZ के बारे में, ठीक है। फिर दूसरा आपने सेक्शन 10AA एग्जेम्पशन के बारे में डिफाइन कर दिया, यानी पहले एग्जेम्पशन डिफाइन कर दो, फिर सेक्शन कौन से सेक्शन में आपका ये SEZ कवर हो रहा है ये बता दो। फिर उसके बाद एलिजिबल कौन होंगे इसके अंदर। फिर चौथी बात आप क्या बता दोगे, वही कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस थी। चलो आपके संग फटाफट स्टार्ट करते, कब कमेंस किया है ऑपरेशन, ठीक, एक ये था। दूसरी कंडीशन क्या थी, हाँ कैसे फॉर्म किया, फॉर्मेशन स्टाइल क्या है उसकी। सेक्शन 33 भी अलाउड है लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ नहीं अलाउड है ना। फिर चौथी कंडीशंस क्या थी, मशीन को लेके थी, ठीक है, तीसरी सॉरी। और चौथी कंडीशन क्या है आपकी, एक्सपोर्ट है कि एक्सपोर्ट होना चाहिए गुड्स का। और पांचवी क्या है आपकी, ऑडिट, ठीक है। कंडीशंस आपने समझा दी, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट आपने उनको ये समझा दिया कैसे कैलकुलेशन करते, वही फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर से एक्सपोर्ट की अगर डिफिनेशन याद होगी तो लिख लेंगे। और छठा पॉइंट आप क्या समझा देंगे, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, यानी कितना अमाउंट हर बार एग्जेम्प्ट होगा, बैलेंसिंग टैक्सेबल होगा। तो पहले इसमें 100%, ठीक है, ऐसे ही लिख के पूरा 50%, फिर 50% इन रिजर्व। और सातवां पॉइंट आप क्या दे दोगे, एग्जाम्पल, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कितना बड़ा पूछा गया है। सपोज क्वेश्चन ही 15 मार्क्स का है और आपको भाई 150 वर्ड्स लिखने हैं तो ये तो बहुत ज्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। तो वहां पे क्या बहुत ही सिलेक्टेड चीजें लिखनी है कि आप फॉर्मूला को और इसको सेपरेट ना मेंशन करके एग्जाम्पल के अंदर ही दे दो, ठीक है। तो ये क्या, यही तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी और इसीलिए इम्पोर्टेंट है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज पूछ लेंगे, ठीक है। सो हार्डवर्क करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर द प्रिपरेशन और इन एनी केस प्लीज टॉक टू, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।